तो गिलबर्ट राइल जो है वो इस मशीन के अंदर जो प्रेत है, घोस्ट इन मशीन, इस डॉगमा को, इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए जो रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते का नाम इन्होंने रखा है, इसी पर हम कल बात कर रहे थे। इस रास्ते का नाम रखा है इन्होंने कैटेगरी मिस्टेक। और इन्होंने कहा कि कैटेगरी मिस्टेक को थ्योरेटिकली समझाना संभव नहीं है। अभ्यास, प्रैक्टिस, बहुत सारे उदाहरण दे करके मैं समझाऊंगा कि कैटेगरी मिस्टेक कैसे हो जाती है। इसके लिए इन्होंने 2 एग्जाम्पल भी दी थी कल। एक आदमी जो कैमरेज देखने गया था उसकी एग्जाम्पल दी थी, और एक उस लड़के की एग्जाम्पल दी थी जो पॉलिटिकल साइंस का लड़का था। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पलें इन्होंने दे करके बताया कि कैटेगरी मिस्टेक हम कैसे कर देते हैं। अब एक और एग्जाम्पल इन्होंने दी कि क्रिकेट की टीम जा रही है कहीं खेलने के लिए, तो वो जिनको भेज रहे हैं उनका परिचय करा रहे हैं कि ये बैट्समैन है, ये बॉलर है बहुत बढ़िया, एक एक का वो परिचय इस तरह कराते जा रहे हैं। तो वो जो देखने वाला है वो कहता है, बट वेयर इज़ द टीम स्पिरिट, इनके अंदर टीम स्पिरिट कहाँ है जिससे खेलेंगे, ये अपने बल्ले मारता रहेगा। तो उन्होंने कहा जी टीम स्पिरिट दिखाई नहीं देती आदमी को, वो तो समथिंग फेल्ट है, ये लोग मिल कर के काम करेंगे तो उसने कहा फिर टीम तो जा ही नहीं रही हमारी, कैसे टीम जा रही है। तो आदमियों को ये समझाना कि टीम और तरह की चीज़ होती है, बैट्समैन और तरह की चीज़ होती है। वो कॉन्क्रीट एक चीज़ है बैट्समैन, उसको आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन टीम को आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते। टीम स्पिरिट आपको कैसे दिखाई देगी कि इनके अंदर टीम भावना है नहीं है। और इस तरह की कई एग्जाम्पलें दी हैं। तो बहुत सारी एग्जाम्पलें दे करके उन्होंने ये कंसेप्ट ऑफ माइंड जो किताब है उनकी, इसमें इस तरह बहुत सारी एग्जाम्पलें दी हैं। तो अब एग्जाम्पलें दे करके वो कहते हैं कि ऐसा करने के लिए जो ऑर्डिनरी आदमी हैं वो ऐसी मिस्टेक बहुत कर जाते हैं। जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देखने आया था वो भी कोई फिलोसफर नहीं था, एक साधारण टूरिस्ट था, वो देखने के लिए आया। इसी तरह से जो टीम भेजी जा रही थी वो एक मैनेजर थी, वहाँ का मैनेजर था स्पोर्ट्स का, वो देख रहा था टीम जा रही है, वो कोई फिलोसफर नहीं था। तो कहते ऐसे लोग जो नॉन फिलोसफर हैं वो अगर गलती कर जाएं तो कोई बात नहीं, करते ही रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में गलती करते हैं वो। लेकिन फिलोसफर ने ये गलती की, डेकार्टे तो फिलोसफर थे, ये गलती डेकार्टे से कैसे हो गई, फिलोसफर्स ने कैसे? फिलोसफर्स का काम ही अवधारणाओं से खेलना है। फिलोसफर वस्तुओं से नहीं खेलता, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, वो पर्टिकुलर्स को ध्यान भी नहीं देता पर्टिकुलर का। राइल कहते हैं कि यही तो समस्या थी, जिसने सबसे पहले फिलोसफिकल थिंकिंग शुरू की उसके सामने यही तो समस्या थी कि कॉमन मैन फिलोसफी की अवधारणाओं को भी नहीं समझता। वो समस्या हमने जब हम प्लेटो कर रहे थे तो हमने समस्या बताई थी। इन्होंने समस्या को पूरी तरह से कोट नहीं किया, बस ये कहा कि ये प्लेटो के ज़माने से ये थी कि कॉमन मैन नहीं समझता इन चीज़ों को। अब वो प्लेटो की वही चीज़ रिपीट कर दें, हालांकि इन्होंने वो रिपीट तो नहीं की, भाई इतने कहा कि फिलोसफर्स की जो समस्याएं हैं उनको कॉमन मैन नहीं जानता। ये प्लेटो ने कह दिया था, 3000 साल पहले कह दिया था, 2000 पहले। तो कॉमन मैन ऐसी गलती कर जाए कोई बात नहीं। अब प्लेटो ने क्या बात की थी कि वो जो झाड़ू लगाने वाला था, सुबह सफाई करने वाला जब आया तो उसने कहा सर रात को मोमबत्ती का इतना मोम पड़ा हुआ है यहाँ कि ऐसा लग रहा है कि रात को सारी रात मोमबत्तियाँ जला करके लोग बैठे रहे। प्लेटो ने कहा हाँ, रात को बड़ा सीरियस मसला था,
तय ही नहीं हो सका रात को, इसलिए मोमबत्तियाँ जलती नहीं, सारी की सारी लोग बैठे रहे। तो उसने कहा कि सर ऐसी कोई ख़ास समस्या थी, गहरी समस्या थी, हमें भी पता लग क्या। तो प्लेटो ने उसको, क्योंकि प्लेटो को फर्स्ट फासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, दुनिया का सबसे पहला फासिस्ट थिंकर अगर था कोई प्लेटो था। तो फासिस्ट के अंदर, जो फासिज्म के अंदर और उनकी वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें एक क्वालिटी है कि फासिस्ट जो हेटर ऑफ द मासेस होता है, वो मासेस को कहता है भाग जाए तुम्हें क्या है। तो मासेस को ये हेट करते हैं सारे लोग। तो प्लेटो ने उससे कहा, उसका माहौल लाते हुए, कि तुम्हें रात को खाना पेट भर मिल गया था, क्योंकि हम तो यहाँ बिजी थे, वहाँ जहाँ लंगर लग रहा था, खाना बन रहा था, वहाँ तुम्हें खाना मिल गया था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी। दिक्कत होती हमारे पास आके बता खाना। कह जी खाना तो हमें खूब मिल गया था, अच्छी तरह पेट भर के हमने खाना खा लिया था। और कहते जब पेट भर के खाना खा लिया हुआ तो नींद भी अच्छी आ गई होगी। तो कहा हाँ जी नींद भी आ गई थी, हम तो सुबह आए हैं झाड़ू लगाने के लिए। तो प्लेटो ने कहा कि कॉमन मैन की दो ही समस्याएं हैं, हाउ टू फिल योर बेली एंड हाउ टू हैव डीप स्लीप। आम आदमी के लिए कोई गहरी समस्याएं होती नहीं है ही नहीं समस्या। तुम क्या समझोगे हमारी समस्या को? जब समस्या होती नहीं आम आदमी के लिए तो समझेगा क्या? तो प्लेटो ने कहा कि तुम ये बताओ, अगर तुमने रोटी मिल गई, हाउ टू फिल योर बेली एंड हाउ टू हैव डीप स्लीप। तो कॉमन मैन की दो ही समस्याएं, वो तुम्हारी दोनों हो गई थी, तो फिर तुम क्या समझोगे हमारी समस्या को? तो उसने कहा सर थोड़ा सा कि भाई आप सारी रात परेशान रहे। उसने कहा समस्या ये थी कि घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं। कहते इस समस्या पर रात भर विचार होता रहा। तो कहने लगा सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आप हमें रात को बुला लेते, जगा लेते, हम नीचे जहाँ स्तबल में घोड़े बंधे हुए हैं वहाँ जाते, घोड़े को गिन के आपको दांत ला देते। कहते मूर्ख मैं यही तो कह रहा हूँ, आप कॉमन मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड फिलोसफिकल प्रॉब्लम। तुम फिलोसफिकल प्रॉब्लम ही नहीं समझे तो निदान क्या निकालोगे? वो कहने लगा सर ये तो मैं, उनने का प्रॉब्लम ये थी, वहाँ डिस्कस ये था कि कौन सा आदर्श घोड़ा है। एक घोड़ा जो है अभी 2 साल का है, उसके पूरे दांत भी नहीं निकले। एक घोड़ा बुढ़ा हो गया, उसके कई दांत टूट गए हैं। एक घोड़ा ऐसा है जिसके 2 दांत ज़्यादा निकल आए हैं, ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है। तो आदर्श घोड़ा जिसके दांतों को हम ये माने कि ये रियल घोड़े के दांत हैं, इतने दांत होते हैं घोड़े के, तो पहले ये तय करना था कि वो घोड़ा कौन सा है रियल जिसके दांत होगा। तो घबरा गया। तो खैर इन्होंने रायल ने वो समस्या को सारी प्लेटो की, लेकिन इतना कहा इन्होंने कि कॉमन मैन गलतियां कर जाते हैं, वो तो करते ही हैं कि कॉमन मैन फिलोसफिकल समस्याओं को, कॉमन मैन अवधारणाओं से डील नहीं करता, कॉमन मैन वस्तुओं से डील करता। और वस्तुओं से डील करने में वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी गड़बड़ कर जाता है। तो उसने कहा कि समस्या जो है, मेन समस्या बड़ी, अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो मैंने जितने उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों से एक चीज़ निकलती है कि जब हम किसी एक प्रकार की अवधारणा का प्रयोग करने लगते हैं, अवधारणा माने कंसेप्ट बनाया हमने किसी चीज़ का, और कंसेप्ट पर्टिकुलर से संबंधित नहीं होते, कॉन्सेप्ट हमेशा यूनिवर्सल होते हैं। ऑल मैन आर मॉर्टल। तो ये किसी ये नहीं सोहनलाल मर गया या मोहनलाल मर गया, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये ऐसे सारे कंसेप्ट जो होते हैं वो जनरल कंसेप्ट होते हैं, यूनिवर्सल कंसेप्ट होते हैं। तो हमने एक यूनिवर्सल कंसेप्ट बनाया। आदमी, फिलोसफर का काम कंसेप्ट से खेलना है, फिलोसफर का काम पर्टिकुलर से नहीं है। पर्टिकुलर से खेलते में तो आम आदमी गलतियाँ कर सकी, क्योंकि आम आदमी समझते ही नहीं, फिलोसफिकल प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाते। तो एक प्रकार की अवधारणाओं को जब प्रयोग में लाते हैं हम, तो उनको क्या करते हैं, उस अवधारणा को हम ऐसे स्थान पर रख देते हैं, स्थान को इन्होंने कहा ऐसी कैटेगरी में जोड़ देते हैं हम जिस कैटेगरी से वो रिलेवेंट नहीं है, जिस कैटेगरी से उसका मेल नहीं खाता, उसके साथ जोड़ देते हैं। यही कैटेगरी मिस्टेक है।
अवधारणाओं के प्रयोग में गलती कर जाते हैं। ये काम फिलोसफर्स करते हैं, क्योंकि फिलोसफर्स का काम अवधारणा। लेकिन क्यों कर गए, तो कहते हैं इस पर विचार करना चाहिए। इतने बड़े ऑफिशियल थिंकर थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, और वो भी कैटेगरी मिस्टेक कर गए। आम आदमी कर जाए तो कोई बात नहीं, आम आदमी तो जिंदा ही गलतियों पर है, आम आदमी तो जीवन में गलतियाँ करता रहता है। लेकिन फिलोसफर गलती कर गया, ये कैसे हो गया? तो ये उस समस्या के रूट में, जैसे कि सारे भाषाई थिंकर और एनालिटिकल फिलॉसफी वाले कहते हैं कि समस्या का समाधान खोजने की बजाय उस समस्या के रूट में जाओ कि समस्या पैदा कहाँ से हुई और क्यों पैदा हुई, और उसको जाकर कर दो, समस्या ही मिट जाएगी, निदान खोजने की ज़रूरत नहीं है। ये विटगेंस्टाइन ने भी कहा कि फ़िलॉसफी का काम समस्याओं का समाधान खोजने का नहीं है, ये साइंस का काम है। फिलॉसफी का काम क्या है कि उस समस्या की रूट तक पहुंचो, और वहाँ जो लिंग्विस्टिक गलती हो गई लैंग्वेज की प्रयोग करने में, उसके कारण से वो समस्या उत्पन्न हो गई है, तो वहाँ उसको लैंग्वेज को ठीक कर दो तो कहोगे समस्या ये तो थी नहीं, समस्या ही नहीं थी। तो 4 साल से आदमी समस्या पर रगड़े जा रहे हैं, उसको समाधान नहीं निकल रहा। और एनालिसिस वालों ने धीरे धीरे उसकी एनालिसिस करते 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 वहाँ पहुँचे कि समस्या कहाँ से पैदा हुई थी। और जब हमने देखा कि समस्या यहाँ पैदा हुई थी, तो देखा ये इसलिए पैदा हुई थी कि इन्होंने इस शब्द की जगह ये शब्द रख दिया था। अगर ये शब्द रखते और इसको इस तरह एक्सप्लेन करते तो समस्या ही पैदा नहीं होती। तो समस्याओं को मिटाना काम है फिलॉसफी का काम। तो इन्होंने कहा कि हम चल के देखें ये समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई। तो वो वहीं गए डेकार्टे की, जहाँ समस्या उत्पन्न हुई थी। उन्होंने कहा कि जब डेकार्टे ने थिंकिंग शुरू की, फिलोसफिकल थिंकिंग शुरू की, तो उस समय गैलीलियो ने अपना सिद्धांत दे चुके थे गैलीलियो, और गैलीलियो का सिद्धांत बड़ा प्रभावी था। सारे चर्च की जड़ें हिला दी थी गैलीलियो ने। चर्च ने उसको कहा ये शैतान का अवतार है गैलीलियो जो है, और इसके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है ये सैटेनिक है, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंट को भी तोड़ दो और इसको भी मार दो, गैलीलियो को भी। तो गैलीलियो ने उस समय सिद्धांत दिया था अपना, ये सारा वर्ल्ड का जो चक्कर है, ये दुनिया जो चल रही है, ये कुछ मैकेनिकल लॉ है, यांत्रिक, कुछ यांत्रिक लॉ हैं जिनके द्वारा मशीन चलती है। ये सारी दुनिया उन यांत्रिक नियमों से चल रही है, और वैसे ही यांत्रिक नियमों से हमारा ये भौतिक शरीर चलता रहता है। हमारे शरीर की क्रियाएं जो हैं यांत्रिक क्रियाएं होती हैं, और यांत्रिक क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जैसा स्टिमुलस आएगा वैसे ही हम रिस्पॉन्स देती है हमारी बॉडी। ये यंत्र ऐसे ही करता है। तो हमारे शरीर में एक ही लॉ चलता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अगर कोई स्टिमुलस बाहर से नहीं आएगा तो हमारा शरीर रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, और अगर स्टिमुलस तेज़ आया तो हमारा शरीर भी तेज़ रिएक्शन करेगा। अगर स्टिमुलस कोई हल्का आया है तो हमारा शरीर भी हल्का रिस्पॉन्स करेगा। अगर कोई स्वीट आवाज़ आई है कहीं से हमारे शरीर को, तो शरीर उसकी तरफ को चलेगा। अगर कहीं से तीव्र आवाज़ आई है तो शरीर दूर की तरफ। तो स्टिमुलस के हिसाब से हमारा शरीर काम करता रहता है। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स का फार्मूला जो है मैकेनिकल फार्मूला है, और सारे विश्व में यही चल रहा है। सारी दुनिया एस आर एस आर एस आर इसी फार्मूले से चल रही है। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे, डेकार्टे इग्नोर नहीं कर सकते इतनी बड़ी खोज को। तो डेकार्टे ने कहा कि शरीर हमारा जो है वो इसी फार्मूले के हिसाब से प्रकृति में चल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि शारीरिक क्रियाएं तो इस तरह से चल रही हैं स्टिमुलस के हिसाब से। लेकिन डेकार्टे बड़े रिलीजियस मैन थे, गॉड को मानते थे। गॉड को प्रूव करने के आर्गूमेंट ही डेकार्टे ने दिए और किसी ने नहीं दिए, और बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट। तो डेकार्टे की जो फेथ थी चर्च के,
उस फेथ को वो नहीं छोड़ना चाहते थे। जैसे चर्च नहीं छोड़ना चाहता था, वो गैलीलियो के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया था, ऐसे ही इन्होंने कहा कि हम गैलीलियो की साइंस को मानते तो हैं, हम चर्च की तरह गैलीलियो को ये देखिए इसको फिज़िकल वर्ल्ड में ही मानते हैं। जो फिज़िकल शरीर है उसकी क्रियाएं, फिज़िकल क्रियाएं के अंदर से पेट में गड़बड़ होगी तो हम मल त्यागने के लिए जाएंगे, शरीर काम करेगा। इंटरनल क्रियाएं भी ऐसी ही चलती हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स से, लेकिन शरीर की क्रियाएं चलती हैं। लेकिन बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो शारीरिक नहीं हैं, वो साइकोलॉजिकल क्रिया हैं, थिंकिंग है, इमोशन है, फीलिंग है। ये जो क्रियाएं हैं ये शरीर नहीं करता, ये अंदर से क्रियाएं होती हैं। थिंकिंग कर रहे हैं, इसमें शरीर का कोई काम, उंगली नहीं सोचती हमारी, कान हमारा कुछ नहीं सोचता, नाक हमारी कुछ नहीं सोचती, पेट हमारा इतना बड़ा है लेकिन ये कुछ नहीं सोचता। इसी तरह से किसी की मृत्यु हो गई तो उस पर संवेदना हम व्यक्त कर रहे हैं। ये मृत्यु का जो शौक़ है ये हमारे शरीर को तो नहीं लगा, उसकी मृत्यु हो गई तो कोई हम ईंट तो नहीं मारी उसने हमारे, तो स्टिमुलस तो आया ही नहीं उधर से कोई, और इधर से रिस्पॉन्स हो रहा है, हमने रोना शुरू कर दिया। इसी तरह से इमोशन से हमारे, तो डेकार्ट ने कहा दोनों चीज़ों को शामिल करने के लिए, डेकार्ट ने कहा कि जैसे ये शरीर की क्रियाओं को करने वाला कोई शारीरिक तत्व, फिजिकल तत्व जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है, ऐसे ही कोई तत्व ऐसा होना चाहिए जो हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन है कोई अलग तत्व, ये शारीरिक क्रियाओं से अलग तत्व है। तो एक भोले भाले इंसान की तरह से जिसने ग्रामोफोन को तोड़ दिया कि इसके अंदर तुमने किसी परी को बंद कर रखा है, डेकार्ट को भी यही भ्रांति हो गई कि हमारे जो वो भ्रांति क्यों हो गई, डॉगमा है, क्योंकि चर्च का जो फेथ था उसको नहीं छोड़ना चाहते थे। अगर वो उस डॉगमा में फंसे, इतने बड़े फिलोसफर होते हुए भी, और अंधविश्वास में फंसे हुए थे कि गॉड को नहीं छोड़ना मैंने, और गॉड जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स से गवर्न नहीं होता। तो हमारे अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है जो शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं उनको गवर्न कर रही है, जबकि असली चीज़ क्या थी कि ये शरीर ही, इसकी क्रियाएं जो हैं, इस शरीर की क्रियाएं दो तरह की होती हैं, साइकोलॉजिकल क्रिया और फिजिकल क्रिया। ये शरीर की हैं क्रियाएं दोनों, साइकोलॉजिकल क्रियाएं भी शरीर की हैं और फिजिकल क्रियाएं भी शरीर की हैं। तो डेकार्टे को गलती वहाँ से हो गई शुरू से, इसलिए डेकार्टे को वहाँ से कहो कि शरीर ही स्टिमुलस रिस्पॉन्स कर रहा है। जब हमें कोई साइकोलॉजिकल, हमारे माइंड के कोई चीज़ आके या हमारे नर्वस सिस्टम को कोई चीज़ आके अटैक करती है तो वहाँ से वो थिंकिंग करना शुरू करते हैं, इसे कैसे दूर करें, तो वो भी शरीर ही काम कर रहा है। तो उन्होंने वहाँ जाके डेकार्टे ने पकड़ा कि घोस्ट इन मशीन का जो कंसेप्ट दिया इन्होंने, मशीन के अंदर जो प्रेत बैठा है, ये डेकार्टे ने सबसे पहली कैटेगरी मिस्टेक वहाँ की। और ऐसी कैटेगरी मिस्टेक को लेकर के लोग माइंड के बारे में चिंतन करते रहे कि अंदर को है, ये फिजिकल शरीर और तरह का है, इसी तरह का एक साइकोलॉजिकल एपरेटस भी है। अब दो शरीर बना दिए उन्होंने, एक साइकोलॉजिकल शरीर हमारे अंदर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक भौतिक शरीर है। तो मन वालों ने ये तो नहीं सोचा कि डेकार्ट ने जो गलती की थी उसको हम रिपीट ना करें। वो उस गलती को रिपीट करते करते मन के बारे में सैकड़ों सिद्धांत बना कर रख दिया, मन ये है, मन वो है, मन फलाना है, मन। और जैसा कि विटगेंसी ने कहा था कि जब हम एक शब्द को बार बार रिपीट करते हैं तो हमें लगता है कि जो शब्द है जिसको बार बार रिपीट करते हैं कोई तत्व होगा ऐसा। हम बार बार कहते हैं मेरा मन आज ठीक नहीं है, मेरा मन इस बात को नहीं मानता, मेरा, तो मन शब्द को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो समझते हैं मन कोई चीज़ है। और जो इन्होंने, राइल ने कहा कि जो गलतियां होती हैं भाषा में तो अनेक आर्थकता के तारम से गणना हो जाती हैं। सूरदास ने यही कर दिया कि मन को मन से तोड़ लो तो दो मन कभी ना होए। अब ये मन को मन से तोड़ दो, ये अनेकार्थक रूप में मन का शब्द प्रयोग किया। एक तो मन वो है जो हमारा,
और एक लोहे की दुकान पे मन का बट्टा रखा होता है। उन अनेक अर्थक शब्दों को जोड़ दिया। और तो जैसा राइल ने शुरू में कहा था कि पोइट, राइल ने नहीं, उसने विटगेंस्टाइन ने कहा था कि जहाँ अलंकार आए वो पोइट्री तो बन जाएगी, फिलोसफी नहीं रहेगी। वो फिलोसफी के लिए तो प्रॉब्लम बन जाएगी। तो राइल ने कहा कि हम डेकार्टे की अगर उस स्थिति में पहुँचें कि डेकार्टे ने इसलिए सिर्फ कि गैलीलियो को तो हम नकार नहीं सकते, क्योंकि जब ठोस चीज़ हमारे सामने रख रहा है, बार बार ये दिखा रहा है कि पृथ्वी कैसे घूम रही है, तो हम कैसे मना करें। चर्च तो मना कर रहा है, चर्च तो कह रहा है मार दो इसको, ही कर दो। लेकिन हम साथ से संसार के लोग जो हैं वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस को, जैसा कि हमने कल भी कहा था कि थिंकर है मसीह, उन्होंने कहा है इंडिया हैज़ नॉट एंटर्ड इनटू द रेलम ऑफ साइंस इवन अप टू टुडे। अब तक भारत यही सोचता रहा है कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ, वो जो है सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, इसलिए सूरज को तो ग्रह मान लिया, ग्रह स्वामी है और 9 ग्रह घूम रहे। एक भी ग्रह सूरज पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमते, ग्रह है ही नहीं कोई। तो हम अभी तक साइंस जब हमें दिखा दिया, गैलीलियो ने उससे दिखा दिया कि देखो कोई भी ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूम रही, शनिचर सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, बुध चारों तरफ। तब इतना बड़ा अनुभव होने के बाद भी, क्योंकि साइंस तो अनुभव को मानती है, और इतना बड़ा अनुभव होने के बाद भी भारत का कोई आदमी आज तक मानने को तैयार नहीं है। आजकल सब कहते हैं शनिचर जो है उसकी ग्रह, तो शनिचर घूम रहा था, उसकी ग्रह इस राशि पे आ गई। अरे जब शनिचर तुम्हारे तरफ घूम ही नहीं रहा तो कहाँ से राशियों पे आ गए। तो रेलवे ये कहते हैं राइल भी कि हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम ये नहीं देखते कि हमने कहाँ गलती कर दी। एक कैटेगरी के साथ दूसरी कैटेगरी को कैसे जोड़ दिया हमने। एक अवधारणा एक कैटेगरी थी, टीम भावना एक अलग कैटेगरी है। टीम भावना एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। अब राइल भी कहते हैं कि ग्रामर में तो आदमी पहचान लेता है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, लेकिन जब अवधारणाओं का सवाल आता है तो आदमी गलती कर जाता है। वो सारी अवधारणाओं को एक से अवधारणा, कंसेप्चुअल सेंसेस सारे एक से ही होते हैं और सारे कंसेप्ट होते हैं। तो इस धारणा को लगा करके वो गलती कर जाता है सारे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो मैंने आप एक्सपोज की है कि डेकार्टे ने प्रेत समझ लिया, मशीन के अंदर प्रेत बैठा हुआ है। और जैसे वो एक भोला भाला गांव का आदमी था, उसने आकर के वो ग्रामोफोन तोड़ दिया कि तूने एक इसके अंदर एक लड़की बंद कर रखी है, क्यों नहीं इसको छोड़ता, निकाल उसको, इतने गाने गा रही है अंदर से बढ़िया, और तूने इसको ताले में बंद कर रखा है। वो कहने लगा कोई लड़की नहीं है। जो है कैसे नहीं, उन्होंने उठाया लठ, गांव वाले के पास तो लठ था, आर्गूमेंट तो थे ही नहीं। उन्होंने ग्रामोफोन को तोड़ दिया। अब ग्रामोफोन को तोड़ा, उसमें लड़की निकली नहीं। तो गांव वाला कहने लगा वो लड़की कहाँ बंद है। तो जिस थोड़ी सी इतनी सी एक चक्री थी, उस चक्री पे रिकॉर्ड घूमता है जो करके, तो चक्री, उसने कहा कि तूने जादूगर है, तूने उस लड़की को मक्खी बना करके इस डिब्बे के अंदर इस डिबिया में बंद किया है। तो उनने वो डिबिया भी तोड़ दी। तब उसे पता लगा कि मशीन में प्रेत तो था नहीं, पता नहीं क्या चीज़ बोल रही थी। तो डेकार्टे भी अगर ये देख लेते कि फिजियोलॉजिकली एनालाइज कर लेते उन चीज़ों को कि अंदर तो थिंकिंग जा रही हो साइकोलॉजिकली, वो भी इसी शरीर का, ब्रेन का काम है सारा का सारा। तो डेकार्टे इस बात पर के, क्योंकि गॉड के मानने वाले थे, इस डॉगमा को कैसे मेरा गैलीलियो के साथ कैसे मिलाऊं, तो डेकार्टे ने प्रेत का कंसेप्ट सोचते हैं और वहीं से ही समस्या पैदा हो गई। अगर हम वहाँ जाएं तो पता लगेगा वो कंसेप्ट ही गलत था। तो इस तरह से कैटेगरी मिस्टेक को सुलझाने के लिए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गलती जो फिलोसफिकल मिस्टेक की, इस पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। पूरा का पूरा बड़ी उदाहरण बहुत सारे लिखा नहीं है, बल्कि उदाहरण बड़े दिए हैं। इन्होंने कहा नोइंग दैट एंड नोइंग हाउ, ये दो अलग अलग धारणाएं हैं। नोइंग दैट जो है जानना, ये जानना कि ये किताब है, ये जानना कि ये अटैची है, ये जानना। तो नोइंग दैट
ये और तरह का थिंकिंग है, और तरह की चीज़ है। और नोइंग हाउ, ये कौशल है, क्षमता है। ये क्षमता मूलक चीज़ है और वो वस्तु मूलक चीज़ है। तो इन दोनों का भेद करने के लिए राइल ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। नोइंग दैट और तरह की क्रिया होती है, और नोइंग हाउ क्षमता की क्रिया होती है, हमारे अंदर कितनी क्षमता है और क्या जान सकता हूँ मैं। तो इसका उदाहरण देने के लिए उन्होंने कहा कि डेकार्टे इनमें दोनों में क्रियाओं में भेद नहीं कर पाए। वो नोइंग दैट और नोइंग हाउ को भेद नहीं कर पाए, और उन्होंने फिर ऐसा जाल बिछा दिया उसका ऐसे शब्दावली में कि जो उनके बाद में जो लोग आए वो उस जाल को तोड़ नहीं सके। तो ये समस्या आज तक चली आ रही है। तो उसको सुलझाने के लिए इन्होंने दोनों का बड़े बहुत सारे उदाहरण, वो उदाहरण ही हैं, कोई थ्योरिटिकली नहीं है कि नोइंग हाउ, उन्होंने बहुत सारे के ये एग्जाम्पल सारे। तो अंत में उन्होंने क्या किया कि जो आजकल साइकोलॉजी चल रही है, बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी, उस साइकोलॉजी को उन्होंने कहा कि आदमी के अध्ययन के लिए, ह्यूमन पर्सनैलिटी को अध्ययन करने के लिए हमारे पास अंदर क्या चल रहा है उसके कोई रास्ता नहीं है। आदमी क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, आदमी का सारा पता लगाना कि आदमी क्या है और क्या कर रहा है, ये उसके बिहेवियर से पता लगता है। अगर आदमी अंदर गुस्से में है तो उसके बिहेवियर से पता लग जाएगा कि उसके माथे पे सिलवट पड़ी होंगी, और नहीं तो कैसे कह दोगे कि तुम गुस्से में हो जी। तो उन्होंने कहा कि डेकार्टे को ये देखना चाहिए था कि सारा बिहेवियर आदमी का अध्ययन करने के लिए उसका आदमी की पर्सनैलिटी के अंदर कैसे इमोशन चल रहे हैं, इसके अंदर हेट के इमोशन चल रहे हैं या लव के इमोशन चल रहे हैं, उस आदमी के बिहेवियर से पता लगेगा। जब आदमी का बिहेवियर देखेंगे हम तो पता लग जाएगा तुम्हारे अंदर प्रेम का संदेश चल रहा है, तभी तुम इधर की तरफ बढ़ रहे हो। और तुम्हारी तरफ कोई आदमी को किसी का ध्यान आया कि फ़लाँ आदमी को, मोहनलाल को, ये 2 लाख रुपए की लॉटरी निकली आई और मोहनलाल से मेरी लड़ाई है, तो मैं गिरना कर कैसे उसकी कैसे लॉटरी निकली, हरामजादा। तो ये बाहर के बिहेवियर से पता लग जाएगा अंदर कोई घृणा का व्यवहार दिखा रहा है। तो बाहर के बिहेवियर के अध्ययन से ही आदमी का पता लग सकता है। सारी थिंकिंग फिजिकल बिहेवियर से ही पता लगेगी, सारे इमोशंस फिजिकल बिहेवियर से ही पता लगेंगे, सारे जितने भी अंदर सेंटिमेंट हैं उसका पता भी आदमी के फिजिकल बिहेवियर से लगेगा। तो जब हम फिजिकल बिहेवियर को छोड़ करके और मेंटल अलग से खोजने लगते हैं तो हमें वो प्रेत ही प्रेत दिखाई देता है उसके अंदर, और प्रेत जब दिखाई देता है तो एक डॉगमा क्रिएट हो जाता है। इसके लिए जैसे कल मैंने कहा था कि बच्चे जो सुन रहे हैं इसको, अगर ये आ जाए कार्टेशियन डॉगमा क्या है या थ्योरी ऑफ द घोस्ट इन मशीन क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन एक से ही हैं और इनको सॉल्व करने के लिए आप एक से ही जवाब देंगे कि डेकार्टे ने ये मिथ क्रिएट की थी, इसके अलग अलग ये नाम है, कार्टेशियन मिथ भी इसी का नाम है, कार्टेशियन डॉगमा भी इसका नाम है, घोस्ट मशीन भी इसी का नाम है, और इसको सुलझाने के लिए जो उन्होंने दवा दी उसका नाम है कैटेगरी मिस्टेक। तो अगर हम इस चीज़ को देख लें कि एक कैटेगरी की अवधारणाओं को किसी ऐसी जगह प्रयोग ना करें जहाँ दूसरी कैटेगरी के साथ वो मेल ना खाती हो, तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। और एनालिसिस का काम ही है भाषा को क्लियर करना, हम बिल्कुल क्लियर थिंकिंग कर देंगे। तो माइंड के बारे में जो डॉगमा है कि अंदर कोई आत्मा बैठी हुई है, वो कहाँ बैठी हुई है, कहाँ उसका लोकेशन है, कहाँ चीर करके देखोगे तो किसान की तरह आप इस शरीर को लठ से तोड़ते रहोगे, वो कहाँ है आत्मा जो बोल रही है, तो अंदर पता नहीं लगेगा। फिर आप कहोगे कि हार्ट के अंदर से बोल रही है, हार्ट के अंदर है, तूने उस आत्मा को छोटा करके जादू से यहाँ छुपा रखा, हार्ट में ये छोटा सा हार्ट, तो हार्ट को चीर दोगे तो तोड़ दोगे हार्ट, वहाँ भी नहीं, तब पता लगा। तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच लेकर के उन्होंने कहा कि सारी क्रियाएं आदमी की, चाहे वो साइकोलॉजिकल क्रिया हों, चाहे वो फिजियोलॉजिकल क्रिया हों, चाहे वो शारीरिक कुछ हों, वो सब ह्यूमन बिहेवियर से पता लगती हैं सारी, और बिहेवियर फिजिकल क्रिया से ही संबंधित होता है। इसलिए अंदर कोई भूत या प्रेत हमारे अंदर नहीं बैठा हुआ, मन की सारी कंसेप्ट ही
एक हमने गलत कंटेक्स्ट बना लिया है, कैटेगरी मिस्टेक के कारण से बना लिया है, उसको कैसे दूर करना चाहिए, ये सॉल्व हो जाएगा, मन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो ये राइल हमारे जो है उनका कंसेप्ट ऑफ माइंड आ गया सारा।